नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले लगातार तमाम पार्टियों की ओर से वहां पर तैयारी होती हुई नजर आ रही है। जहां पर टीएमसी की बात करें तो इस बार फिर से सत्ता में काबिज होना उसके लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो सत्ता पर काबिज होना उसके लिए बड़ी चुनौती है। और इसी तरह की उधेड़-बुन फिलहाल बंगाल में चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा की तरह इस बार का चुनाव जो है वो आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर वाकई ही इस बार के चुनाव में आमजन के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत तय करने को लेकर राजनीतिक पार्टियां जी जान से यहां पर लगी हुई है। वहीं पर बंगाल का किला फतेह करने को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को ना मां की चिंता है और ना ही माटी से प्यार है, उनको केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बंगाल बसा हुआ है। वहीं पर इसी के बाद में वर्धमान जिले के पूर्वा में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि जब प्रवासी श्रमिक मर रहे थे तो उन्हें बस तक मुहैया नहीं कराई गई, जबकि टीएमसी का साथ छोड़ने वाले नेताओं को चार्टर्ड प्लेन भेजा गया। ममता बनर्जी ने कहा कि आज यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में किसान अब खुश हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि नोटबंदी, घरबंदी करके लोगों को घर में नहीं रखा जा सकता। बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करें। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और साथ ही ओवैसी की पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो है वो काफी खास है। तीनों ही पार्टियों के लिए ऐसा होने की तीन बड़ी वजह भी निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति थी कि धारा 370 धाराशाही हुआ और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान बन करके। मित्रों, मैं इसलिए आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ हम ममता जी को देख रहे हैं और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विकास के लिए जाना जाता था, जो बंगाल देश को दृष्टि और दिशा देने वाला बंगाल था, जो बंगाल के बारे में कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को विकास को रोकने का काम, बाहरी और भीतरी का झगड़ा करने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम और लोगों को शोषण के द्वारा भ्रष्टाचार से शोषित रखने का काम, ये ममता जी की। तो आपने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा की ओर से लगातार यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी ओर से भी ये लगातार कहा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार बंगाल का दौरा कर रही है, बातचीत कर रही है, टीएमसी सरकार पर आरोप लगा रही है, तो उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी से दानिश इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश इकबाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही AIMIM के नेता इरफान पठान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान पठान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको बता दें, टीएमसी नेता संजय सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सरकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिलीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो लगातार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे पर कह सकते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल, इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर भी जब भी चुनाव होते हैं इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है वाकई दिलीप जी की इस बार का जो चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाला है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की तरह ही ये चुनाव होंगे? लगता है आपको कि इंसान जो है, आम जन जो है, उनके जो मुद्दे छोड़कर सिर्फ नेताओं के मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे?
प्रीति, मैं आपको पहले एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह से बीजेपी परिवर्तन यात्रा जो बंगाल में निकाल रही है, ये लगातार ये तीसरी परिवर्तन जेपी नड्डा के द्वारा आज निकाली गई थी और एक बड़ी संख्या में एक जन संबोधित भी किया गया था। लेकिन आपको अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो देखिए, हाल ही में हैदराबाद में बलिया चुनाव में भी बीजेपी इसी तरह के एक छोटे से चुनाव जो बलिया चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने पूरे वरिष्ठ नेताओं को भी इस बलिया चुनाव में उतारा था और वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली गई थी और वरिष्ठ पूरे जिस तरह से अमित शाह जी ने भी हैदराबाद में रैली निकाली थी। लगातार जिस तरह से हैदराबाद में उन्होंने एक जीत हासिल की, जहां पे एक ही कॉर्पोरेटर था, वहां से लगातार उन्होंने 1 से 45 तक सीट हासिल की। वहीं कहीं ना कहीं अगर बंगाल की बात करें, तरह से चुनाव विधानसभा के चुनाव जो हाल में 1-2 महीने के बाद होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा बार बार गुजरात बंगाल में परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक होगा कि जिस तरह से बीजेपी हर कदम हर राज्य में उठा रही है, कहीं ना कहीं ये चुनाव अगर बीजेपी की बात करें तो विधानसभा की चुनाव नहीं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को भी मध्य रखते हुए ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है दिलीप जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। दानिश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही जिस तरीके से टीएमसी के कुछ नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसका दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग चले गए वो भ्रष्ट नेता थे, तो उनके जाने का उन्हें दुख नहीं है। तो कैसे देखते हैं आप आके इन भ्रष्ट नेताओं के साथ ही सरकार बनाते हुए नजर आएंगे आप? प्रियंका जी, देखिए, ममता सरकार ने प्रदेश में विकास को रोकने का काम किया, भ्रष्टाचार को फैलाने का काम किया। अब जो प्रदेश की जनता है ना, वहां की जनता ने मन बना लिया है कि ममता दीदी की विदाई करनी है और बंगाल में कमल खिलाना है। वो साफ दिख रहा है। जनता की जो आकांक्षा थी, जनता की जो विश्वास था ममता दीदी पे, 10 साल तक उन्होंने जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे, उस आकांक्षाओं पे ममता दीदी खड़ी नहीं उतरी है। मनुष्य, माटी और माँ की बात करने वाली ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को जो है करप्शन से युक्त कर दिया, अपीसमेंट से युक्त कर दिया और जो है रोहिंग्या जो है बाहरी लोग हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों हो, सबसे बंगाल को युक्त कर दिया। अब समय आ गया है कि इन सबको बंगाल से मुक्त करना है और एक विश्वसनीय सरकार जो है बंगाल के अंदर देनी है। तो जनता का मन वहां पे बिल्कुल साफ है। जहां तक जो लोग, लेकिन दानिश जी, सवाल तो यही है ना कि विश्वसनीय सरकार कैसे देंगे? ममता बनर्जी तो साफ बोल रही है कि जो भी नेता यहाँ से गए सारे भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्ट नेताओं के साथ विश्वसनीय सरकार देंगे आप? प्रियंका जी, जो नेता उनके दल को, उनके विचारधाराओं को, उनके नेतृत्व को छोड़कर आज दूसरे दल में यानी भारतीय जनता पार्टी के दल में विश्वास दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो आज भ्रष्टाचारी हो गए। आपके यहाँ थे तो भ्रष्टाचारी थे, तो आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? दानिश जी, यही सवाल तो तमाम विपक्षी पार्टियां और साथ ही टीएमसी लगा रही है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वाकई आपकी पार्टी में आने के बाद में ऐसा कौन सा गंगा जल है कि तमाम लोग जो आते हैं वो पवित्र हो जाते हैं? दूसरी पार्टियों में तो वो भ्रष्टाचार दिखाई देते थे आपको, दूसरे पार्टियों में तो वो कामकाज नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी खुद चोर बोला है। अगर किसी व्यक्ति पे कोई आरोप जी, आती हूँ संजय जी। अगर किसी भी व्यक्ति पे कोई आरोप है तो वो कानून और कोर्ट तय करेगा कि वो दोषी है कि नहीं दोषी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं पे विश्वास करता है और भारतीय जनता पार्टी में दल में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरोपी को दोष मुक्त नहीं कर रही है। वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। साहूकार बन गया है। ठीक है संजय जी। हाँ जी, आप अपनी बात रखिए। काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, मैं दानिश जी, दिलीप जी को बात बहुत अच्छे तरफ से सुने हैं। मैं दानिश जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा दानिश जी, हम बोले थे भाग मुगुल भाग, भाग शोभन भाग, भाग शुभेंदु भाग, हम बोले थे। आप नारा लगाया था, आपको राष्ट्रीय महासचिव सिद्धार्थ सिंह जी कलकत्ता विक्टोरिया हाउस के सामने ओपन बोल के गया था। हमने चोर को नहीं बोला था, हमने चोर नहीं बोले थे उनको। अगर वो चोर आपको घर में साहूकार बन गया है, कौन से डिटर्जेंट है? भारतीय जनता पार्टी डिटर्जेंट है?
और दूसरे नंबर कौन से गंगा जल में नहा लिया जो पवित्र हो गए हैं। हम तो चोर नहीं बोला, हम तो 78,903 बूथ में हर आदमी को जाके बोल रहे देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको चोर बोला। हम घर घर में जाके कैंपेनिंग बिल्कुल ठीक है, हम जाके बोल रहा इसको वो चोर बोला, तो वो चोर को कैसे जरूरत पड़ा, कहीं उनको भी पैसा मिल गया, ब्लैक मनी काट मनी कुछ भी मिल गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया उसको। मतलब चोर के महापार्टी अगर रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चोर के महापार्टी है, सबसे बड़े पार्टी है, सबसे बड़ी चोर के पार्टी है। देखिए जो चोर होता है चोर भारतीय जनता पार्टी में, जैसे देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का, वो भी चिट फंड में फंसे हुए थे, उसको भी ले लिया, वो भी गंगा जल में स्नान नहा लिए हैं तो पवित्र बन गए हैं। और ऐसे लीडर को बोलेंगे तो कितना सारे लीडर को बोलेंगे जिसके बारे में बोलने से आपको भी दिक्कत हो जाएंगे सुनते। तो मैं कह रहा हूं, मैं जो मुद्दा चुनाव के लेकर सबसे बड़ा 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी को जनसभा हुआ था, मैं नहीं कह रहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी मिस्टर दत्ता जी बोले तो उसको सैक कर दिया गया। 15,000 आदमी होते प्रधानमंत्री के जनसभा में, और आज मेरा ममता दीदी को जनसभा में लाखों को ललकार था वहां पर, जनता का पुकार फिर एक बार ममता सरकार। आज जनता का, हम जनता को बीच में रहते हैं, क्यों हम जनता, मेरे यहाँ पर किसान निधि के बारे में जब बोलते हैं मोदी जी तो 6,000 रुपया देते हैं साल में, महीना में 500, दिन में 16 रुपया 50 पैसा। मैं कितना देता हूं मालूम है आपको? 5 लाख रुपया सालाना देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। मोदी जी सरकार को आने का पहले हम 11 से दे रहे हैं, वो मोदी जी नहीं दे रहा है। महीना में 42,000 रुपया और दिन में 1400 रुपया। तो कुल मिला के संजय जी कह सकते हैं कि इतने अच्छे कामकाज अगर आपकी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और किसानों को आप लोग इतना खुश रख पा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि वाकई इस बार भी आपकी सरकार ही बनेगी, डरने की तो जरूरत ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगाने का तो सुसाइड कर रहे हैं मेरे किसान ना, मेरे किसान को बीमा दिया, अगर जानवर भी सब्जी खा के निकल जाए तो उसको लिए भी बीमा मिला, किसान मंडी फ्री में मिला है। अच्छा। बच्ची को साइकिल फ्री में मिलता है, किताब फ्री में, क्लास 5 से 8 तक 800 रुपया महीना उसको मिलता है स्कॉलरशिप। आपको ये क्लास 5 से 12 क्लास तक, फिर 12 क्लास हो जाने 25,000 रुपये एक कालीन दिया जाता है, फिर 25,000 रुपये को शादी के लिए दिया जाता है, फिर युवा को भी दिया जाता है, लड़की को लड़का को दोनों को दिया जाता है। ठीक है, माइनॉरिटी फाइनेंस। ठीक है संजय जी, आपकी ओर से जो बातें कही गई है ना, बिल्कुल दानिश जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इरफान पठान जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है, तमाम पार्टियां जो हैं वो इस बार अपना भाग्य यहां पर आजमाती हुई नजर आएगी, और जिस तरीके से आपकी पार्टी की बात करें, इस बार ऐलान कर दिया गया है कि आप लोग विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे। और साथ ही अगर बिहार की बात करें, बिहार में काफी स्थिति में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, काफी सीटें जीती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पार्टी का मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और शायद यही वजह है कि आप इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक और पश्चिम बंगाल में 2 बड़ी पार्टियां हैं, टीएमसी और साथ ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपको लगता है कि इन 2 बड़ी पार्टियों के बीच में आपकी पार्टी कहां पर टिकेगी? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से लगातार इतने सालों से जो पार्टी वहां पर काबिज है, जो लगातार लोगों की भलाई के लिए काम करती हुई आ रही है, ऐसा उन पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जाता है, तो आपको लगता है कि वाकई कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, कितनी मुश्किलें रहेगी आपके सामने कि आप अपनी जो भी विचारधारा है आपकी पार्टी की, वो आप एक एक लोगों को जाके वहां पर बता सकें? देखिए प्रीति जी, मैं ये जो स्पोक्सपर्सन बैठे हुए हैं टीएमसी के, इनको भी सुना और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन इनको भी सुना। आपने कहा ये 2 बड़ी पार्टी, मैं आपको बता दूं बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी जो है देश की जनता होती है। देश की जनता को गुमराह करके बीजेपी ने 2014 में सरकार बनाई। आज देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जीडीपी, फाइनेंस सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें उस गर्त में जा चुकी हैं कि जहां से रिकवरी बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। अगर सरकार बदलती भी है, किसी पार्टी की आती है, तो वो रिकवरी बहुत मुश्किल से मतलब सालों लग जाएगा उसको रिकवर करने के लिए। दूसरी चीज जो टीएमसी कर रही है पश्चिम बंगाल में, इसने क्या कर रखा है कि मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र है, जो ओबीसी और दलित बाहुल क्षेत्र है, जो उनका डेवलपमेंट किस स्तर का है, ये आप जाकर के खुद उसकी एनालिसिस कर लीजिए कि पूरे पश्चिम बंगाल को 2 सेक्टरों में बांट रखा है। एक जो अपर लेवल के क्रीमी लेयर के लोग हैं, उनका डेवलपमेंट देख लीजिए। दूसरे जो माइनॉरिटी, ओबीसी और दलित समाज के लोग हैं, उनका डेवलपमेंट, उनकी बस्तियों को देख लीजिए। तो इससे आपको जाहिर हो जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया अभी तक। इन लोगों ने जिस तरीके से देश को गुमराह करके वोट लिया, उस वोट के सहारे ये बड़ी पार्टी बनी हुई है, कोई अपने में बड़ा नहीं है। ठीक है इरफान जी, एक बात वो देश की जनता सुनिए इरफान जी,
जी, एक बार के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि ठीक है, गुमराह करके लोगों को सरकार बना ली, लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी पर, आपके तमाम नेताओं पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, इस बात से कैसे इनकार करेंगे आप? क्योंकि ये पहला राज्य नहीं है, इससे पहले भी जहां पर चुनाव हुए हैं। डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है प्रीति जी, ये डायलॉग आज का नहीं रहा, ये बहुत पुराना हो चुका है। हम नरेंद्र मोदी का जो गढ़ बोला जाता है गुजरात, वहां पहुंच चुके हैं और वहां हम जो है निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। तो हमको जिस पार्टी का बी पार्ट बोला जाता है या बी टीम या सी टीम या जो भी बोला जाता है, हम उसी को हराने उसके गढ़ में जा चुके हैं। तो ये मिथ्या पुरानी हो चुकी है, ये अब नई चीज नहीं रही। ये अब देश की जनता जान चुकी है कि एक वाहिद अकेली पार्टी है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो देश के पिछड़े, माइनॉरिटी और महादलित, दलित सारे तबकों के लिए उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। और लेकिन इरफान जी, आरोप ये भी लग रहा है, वो बात नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियों पर विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगता रहता है। आप पर इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जहां पर दबदबा नहीं है, या फिर टीएमसी जो है उसका जहां दबदबा नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर लोग चाहते हैं कि वाकई इस बार कोई नई पार्टी निकल कर आए, क्योंकि दोनों पार्टी के नेताओं से लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं। तो आरोप ये लग रहे हैं कि उन एरियाज को आपकी ओर से खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप जाके कब्जा जमा सके, वहां पर आप अपनी राजनीति चमका सके। देखिए, जो एरियाज आज पूरा हिंदुस्तान का, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे गुजरात हो, जो भी एरियाज हैं जहाँ पे बीजेपी बाहुल मेजॉरिटी में सरकार है, वहाँ की जनता किस तरीके से त्राही त्राही कर रही है, महिलाएं त्राही कर रही हैं, वहाँ के नौजवान त्राही कर रहे हैं, वहाँ के जो फाइनेंस सेक्टर हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वो सारे लोग इस टाइम बीजेपी से त्रस्त हैं। आज के दौर में बीजेपी इंसान के जैसे पाइल्स की बीमारी हो जाती है, उसी तरीके से बीजेपी में जो भी है उनको वही बीमारी है। वो परेशान तो हैं, लेकिन अच्छा, मतलब टीएमसी से कोई दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ बीजेपी से दिक्कत है? देखिए, हमारी हर उस पार्टी से दिक्कत है जो देश की जनता को गुमराह कर रही है, जो वो टीएमसी हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो जो जनता को गुमराह करके, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी को गुमराह करके सिर्फ उनके वोटों को हासिल करने की कोशिश करती है। हमको हर उस पार्टी से दिक्कत है, हमको हर उस पार्टी से दिक्कत है जो देश को तोड़ने की कोशिश करती है, वो चाहे बीजेपी। ठीक है दानिश जी, इरफान पठान जी की ओर से जो बातें कही गई थी, संजय सरकार की ओर से जो भी बातें की गई है, आपने सुना है। पहले तो इनका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में दिलीप जी आपके पास आऊंगी। प्रीति जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों से जो है टीएमसी की सरकार है, ममता दीदी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, और जनता को और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को रिपोर्ट कार्ड किससे मांगना है? टीएमसी से मांगना है, ममता दीदी से मांगना है कि 10 सालों में आपने क्या किया, जो कुछ नहीं किया उसको उजागर करना है, जनता के बीच में लेके जाना है। तो ममता दीदी ने एक एजेंडा निकाला था जिसमें चुनाव से पहले, जिसमें उर्दू शिक्षकों की भर्ती का था, उसका क्या किया ममता दीदी ने? ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा प्लीज। नहीं, ममता दीदी ने उसका क्या किया, जरा बताएंगे कितने? इरफान जी, मैं आपको भी वक्त दूंगी, आपकी ओर से जो बातें कही गई हैं पहले उसका जवाब ले लेते हैं, काफी वक्त है हमारे पास, फिर आपके पास आऊंगी मैं। तो हम जो है कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जो सरकार है उसका रिपोर्ट कार्ड उजागर करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और रखेंगे कि यहाँ की सरकार ने आपके साथ क्या वादा खिलाफी की। देखिए, लेकिन जिस पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं। दानिश जी, इरफान पठान जी की ओर से जो बातें कही गई थी वो भी आपने सुनी होगी ना। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सरकार जो किसानों को पैसा दे रही है उससे कहीं ज्यादा पैसा तो मेरी सरकार किसानों को दे रही है, फिर हम सरकार को, या क्यों यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को 16 रुपया 50 पैसा क्यों किसान को भीख देंगे? हम किसान को क्यों 16 रुपया 50 पैसा भीख देंगे? ठीक है इरफान जी, उसी का जवाब ले रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब। प्रीति जी, देखिए, जो पिछले 70 सालों में इस देश के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी काम नहीं हुए थे, वो 6 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। देश को बेच दिया है, लोगों के देश को बेच दिया है, लोगों को आवाज दिया है, लोगों को आवाज तक दिया है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आवाज दिया, ये आवाज आपको दें, ये पंडित नेहरू का आवाज समय से चालू हुआ है। ये आप मत बोलिए, झूठ मत बोलिए स्टूडियो में बैठ के, झूठ मत बोलिए स्टूडियो में बैठ के। संजय सरकार जी, तमाम लोग सुन रहे हैं ना। संजय सरकार जी, मेरी बात सुनिए, इरफान जी आप भी मेरी बात सुनिए कि ये आप और मैं तय नहीं करेंगे ना,
तमाम लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो तय कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है, किसने देश को बेचा, किसने खरीदा, वो सब लोग तय कर लेंगे। ठीक है दानिश जी, मैं आपको भी बीच में रोकूंगी, बिल्कुल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे जी बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर, दोबारा आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद दिलीप जी आपके पास आऊंगी। हम सब राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ कहना चाहता हूं सारे पैनलिस्टों को कि हम जब बोले तो एक दूसरे को सुने, ताकि जनता भी सुने। हम बीच में अगर बोलेंगे तो इससे आवाज नहीं जा पाएगी। मेरा विनम्र निवेदन है जी। तो प्रीति, मैं ये कह रहा था कि देखिए, पिछले 70 सालों में जो कामें नहीं हुआ, जो बुनियादी सुविधाओं से जो इस देश की जनता जो है वंचित थी, उस बुनियादी सुविधाओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया। आपको शौचालय घर तक पहुंचाया, गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाया, आवास बनवाने का काम किया, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में किसान को सशक्त करने का काम किया, लोगों के अकाउंट में पैसा देने का काम किया, चाहे वो लॉकडाउन हो उसमें भी लोगों के लिए काम करने का काम किया। तो देश की जनता, आप देखिए यूपी में हमारी सरकार है, यूपी का काया पलट चुका है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी, इसके लिए हाथरस और बदायूं हो गया है, बदायूं हो गया है, कानपुर हो गया है, कानपुर भी हो गया है। एक मॉडल के तौर पर हम काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। इसके लिए कानपुर भी हो गया है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि तमाम लोगों की सुविधाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के कल्याण के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, दिलीप चौधरी जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद इरफान जी आपके पास भी आऊंगी। जी दिलीप जी, मेरा सवाल ये है आपसे, जिस तरीके से लगातार आप सुन रहे होंगे तमाम पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या हमेशा की तरह ये चुनाव जो है वो भी सिर्फ इसी तरीके से निकल जाएगा, आरोप प्रत्यारोप में? वाकई जो मेन मुद्दे हैं, जो वाकई समस्याएं जो इंसानों की हैं, लोगों की है, जो लगातार इंतजार करते हैं 5 साल के बाद में कि एटलीस्ट अब कोई ऐसी सरकार बने जो हमारे कामकाज करे, हमारे हित में कोई फैसले ले, तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा होगा या ये भी सिर्फ इसी तरीके से चुनावी आपस में बातचीत होगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और फिर कोई एक पार्टी जीत जाएगी? प्रीति, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जनता है, सब कुछ जानती है जनता। जब तक कल सुबह अगर वोटिंग है तो रात तक और सुबह वोट देने के तक जनता किसको वोट देती है ये किसी पार्टी को नहीं मालूम होता है। जब अगर प्रति हर टीएमसी हो तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव जीतने के बाद ये पार्टी सभी अपने 80% से वादे पूरे वादों को भूल जाते हैं। तो मेरा एक सवाल वारिस पठान जी से, 2014 में जब बीजेपी सरकार बनाई थी तब कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार एक आरोप लग रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या AIMM पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी के साथ मिलकर लगा रही है? ठीक है, इरफान जी जवाब दीजिए। देखिए, हम किसी से भारत को मुक्त नहीं करना चाहते, पहली चीज प्रीति। भारत के कोई भी राजनीतिक दल खत्म नहीं होता है, संवैधानिक दायरे में रह करके चुनाव लड़ सकती हैं। हमारा विरोध सिर्फ इतना सा है कि जो देश की जनता को गुमराह करे उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने हकीकत में 50 सालों तक इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे रहने के बाद भी ऐसा नहीं कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन देश की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो माइनॉरिटी है, ओबीसी है, दलित समाज है, उन लोगों के हक हुकूक को कांग्रेस ने भी नहीं दिया, जो हकीकत है। आज इसी हक हुकूक को देने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है और हर राज्य में पार्टिसिपेट करेगी जब तक कि समाज के हर पिछड़े हुए व्यक्ति तक न्याय न पहुंचा दे। लेकिन चुनौतियां तो रहेगी ना इरफान पठान जी, चुनौतियां तो रहेगी ना आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो आपकी पार्टी को जानते भी नहीं है, उन्हें अपनी पार्टी की विचारधारा बताना, उन्हें बताना कि वाकई ये कोई पार्टी, चुनौतियां तो रहेगी ना, इतनी आसान तो नहीं है रहा। जी पठान क्या कह रहे हैं, फिर से एक मरते सवाल करें जी, कि इतना आसान तो नहीं रहेगा ना, कि आप कह रहे हैं कि वाकई जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें लगातार उभारने के लिए, उनके भलाई के काम करने के लिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इतना आसान तो नहीं है ना, क्योंकि पहले से ही इतनी पार्टियां ऑलरेडी हैं। अपनी पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाना, उन्हें बताना कि ये भी एक पार्टी है, इस बार ये भी चुनाव लड़ेगी, तो कितना मुश्किल रहेगा, चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ये आपके लिए? देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली चीज, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
मोबाइल का दौर चल रहा है। अपनी बातों को पहुंचाने में सबसे आसान तरीका है मोबाइल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। आज हम यहाँ टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, देश में हजारों लोग लाखों की संख्या में देख रहे होंगे। जो नहीं देखेंगे वो फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे, जो फेसबुक के माध्यम से नहीं देख रहे हैं वो ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई चुनौती नहीं है आपके सामने, आपको पूरी उम्मीद है कि वाकई इस बार जो है वो चुनाव जीतते हुए आप नजर आ रहे हैं, कोई चुनौतियां नहीं लगती आपको? देखिए, हर प्रदेश में मैं प्रीति जी बता दूं, बगैर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टिसिपेशन के कोई सरकार अब नहीं बना पाएगा। अच्छा, क्योंकि हम जो है हर उस पार्टी को भी अपने साथ रखना चाहते हैं जो दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करती है। अच्छा, कौन कौन सी पार्टियां लगती है आपको इरफान जी, जरा ये भी बता दीजिए कौन कौन सी ऐसी पार्टियां लगती हैं आपको? जो प्रीति जी मुझको एक मरतबा बोल ले दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, क्योंकि आवाज जो है इको हो जाती, फिर समझ में आपके ना सवाल मेरे समझ में आते हैं ना मैं जवाब दे पाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो लड़ रहे हैं चुनाव, हम संवैधानिक दायरे में जिस तरीके से हक हुकूक हमको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, हमारी पार्टी उसी के दायरे में रहते हुए हर प्रदेश में पार्टिसिपेट कर रही है और हर उस पार्टी को अपने साथ रखना चाहती है, हर उस पार्टी को आमंत्रित करती है कि जो देश हित में और दलित, माइनॉरिटी और पिछड़ों के हित में काम करने के लिए आतुर हैं। हम उनको अपने साथ लेना चाहते हैं। बिल्कुल, इसी में मेरा सवाल है कि कौन कौन सी पार्टियां आपको देश में फिलहाल ऐसी लगती है? देखिए, हमको कौन कौन सी पार्टियां ने, देखिए हम बता दें प्रीति जी, हम जो भी दलित समाज के लिए वर्क करना चाहते हैं तमाम पार्टियां हैं। अच्छा, हम हमारी उनके नजरें हैं, जो ओबीसी के लिए काम करना चाहती है तमाम पार्टियां हैं। हमारी उनसे बात चल रही है, डिबेट चल रही है, हमारे समझौते हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ 9 पार्टियों का कोलैबोरेशन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हम पहल कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, बिल्कुल इरफान जी, संजय जी के पास चलते, काफी देर से वो मुस्कुरा रहे हैं। जब भी कोई बात करता है, जब भी कोई जवाब देता है, संजय जी आपको लगता है सबसे पहले तो ये कि जो आपकी मुस्कुराहट है इसका क्या राज है, और दूसरा ये आपको लगता है चुनाव होने के बाद भी मुस्कुराहट बरकरार रहेगी? देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहे हैं, मैं मुस्कुराते इस कारण में, हम विकास किया तो हम जनता मेरे साथ में है, ठीक है। और दूसरे नंबर बात बोलते, 1 रुपया का चटनी खरीदने के लिए ट्रॉली बैग का जरूरत नहीं पड़ता है। ट्रॉली बैग में 1 रुपया की चटनी लेके जाएंगे क्या? जरूरत नहीं है ना। और भारतीय जनता पार्टी 78,903 बूथ है, वहां पर एजेंट दे नहीं पाएंगे। बंगाल में एजेंट दे नहीं पाएंगे 78,903 बूथ में, एजेंट ही दे नहीं पाएंगे तो जीतेंगे कैसे? एक नंबर बात, मेरे को 2 मिनट बोलने। जो चुनाव हुए थे संजय जी, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है, कहीं ना कहीं वही लहर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी? देखिए, इंसान को बहुत लालच दिया था, इंसान धीरे धीरे घर वापस आ रहा है। अच्छा, मैं एक चीज बोलता, मैं कोई नेता बेस पार्टी नहीं है, मेरा पार्टी है कार्यकर्ता बेस, कैडर बेस पार्टी है, और मेरा एक ही लीडर है, ममता बनर्जी है। मेरे को 2 मिनट बोलने का समय दीजिएगा। अभी मेरा दानिश भाई, मेरे छोटे भाई जो बोला है ना, बहुत विकास किए हैं, हम 2 मिनट में नरेंद्र मोदी को विकास का नमूना आज आपको बता देंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बाद में योगी आदित्यनाथ जी को। 2 मिनट 20 में कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद 2014 से लेके 2021 तक बीएसएनएल 40,000 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1100 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं। एसबीआई 4,500 करोड़ रुपया लॉस कर चुके हैं। पीएनबी 4,600 करोड़ रुपया। आपको एयर इंडिया को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, 4,600 करोड़ रुपए ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। 28 आदमी बैंक करप्शन किया, 27 आदमी गुजरात का है, 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया। मैं आपको बता रहे हैं आज हकीकत, नरेंद्र मोदी को हकीकत बताते हैं। मनसुख भाई वसावा भारतीय जनता पार्टी को 12 से 6 बार का सांसद है। नरेंद्र मोदी का मंत्री साहब में तो वो भी रिजाइन किया। रिजाइन करने के कारण क्या बोला ना, गुजरात में सबसे बड़ी जमीन घोटाला हुआ है। जो यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाया, हरिजन और दलित के जमीन खा लिए हैं। एसटी आदिवासी और हरिजन का जमीन खा लिए हैं। और दूसरे नंबर गुजरात मॉडल, अभी नरेंद्र मोदी को गुजरात मॉडल बता रहे हैं। 5,300 रुपया टीचर को मिलता है 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में, जहां एक वक्त खाने के लिए 150 रुपया लगता है। 1500 आदमी वैकेंसी के लिए 18 लाख आदमी वहां पर अप्लाई करते हैं। आप आरटीआई करके देख लीजिए, हम आरटीआई करके हमें ये लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये गुजरात का बोल रहे हैं बहुत विकास हुआ है।
गुजरात में विकास कैसे हुआ मैं बताता हूँ। वापी नहीं बनाया नरेंद्र मोदी, वापी नहीं बनाया अटल जी, वो पहले से बनाए हुए थे। सूरत नहीं बनाया है, उमरगांव नहीं बनाया, बड़ौदा नहीं बनाया, अहमदाबाद नहीं बनाया है। मैं आपको बता, जो जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो मोदी नहीं बनाया है। आप देख लीजिए इतिहास देख के। और सबसे बड़ा बात है, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस है, आरएसएस जो है आजादी के समय, देखिए मेरे आज एलआईसी को जो है, मैं 1 मिनट में खत्म करेंगे। एलआईसी का फाउंडर है मेरे दादाजी डॉक्टर नलिनी रंजन सरकार, जो हिंदुस्तान इंश्योरेंस थे, तो मतलब अनडिवाइडेड बेंगलोर के मिनिस्टर भी थे वो, ठीक है। वो गवर्नमेंट जब 1956 में टेकअप किया, उसको 5 करोड़ रुपया था। ठीक है संजय जी, अगर इतने सारे आरोप एक साथ लगा देंगे तो दानिश जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके सवाल का जवाब दे। 1 मिनट में खत्म कर देंगे। 31 लाख करोड़ रुपया है और हर 10 लाख या 10,000 करोड़ रुपया साल में है, उसको एलआईसी को क्यों बेचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार? किसको दे रहा है? अदानी अंबानी को दे रहा है। मैं दो शायर बोल के संजय जी बस बिल्कुल, मैंने आपको 3 मिनट दे दिए सर, 3 मिनट दे दिए मैंने। 1 मिनट में खत्म करेंगे। जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत का जाने, जो धानों को कीमत दे ना सके वो किसानों को कीमत का जाने। ठीक है, बहुत सही, ठीक है। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए बहुत ही सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, बंगाल की विधानसभा का चुनाव है। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड लेके तैयार होगी, जनता के बीच में भी और मीडिया कर्मी के बीच में भी। आज जो बात करनी है वो बंगाल की विधानसभा चुनाव पे बात करनी है और रिपोर्ट कार्ड जो है वहां की सरकार को देनी है। दूसरी बात, जो बातें इन्होंने कही, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मित्र हैं, लेकिन मैं इनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा, बहुत हल्की बातें कर रहे थे। बिल्कुल, आप आराम से बात कर सकते हैं दानिश जी, आपके पास वक्त है जी। हाँ, हरिजनों की जमीन पे इन्होंने जो स्टैचू बना के जो है, मैंने बोला मनसुख भाई बसावा बोला है। दूसरी बात प्रीति की, देखिए मैंने बोला मनसुख भाई बसावा बोला है। देखिए प्रीति, मनसुख भाई बसावा आपको बारूच का 6 बार का सांसद है भाई, आपको मंत्रिसभा में मंत्रिमंडल में सदस्य थे। ठीक है संजय जी, उनकी जवाब सुन लेते हैं। बहुत स्टेशन से सुनिए, प्लीज सुनिए। देखिए मैं कह रहा हूँ बंगाल का जो चुनाव है, हमारे एमआईएम के जो प्रवक्ता है वो बार बार अपने पूरे डिबेट में जो है कम से कम 7 बार मुसलमानों का नाम, उन्होंने 7 से 10 बार मुसलमानों का नाम ले लिया होगा। देखिए मुसलमान को जमात बनाने के लिए फिक्र नहीं होता है। आप एक एक करके बात करिएगा संजय जी। इरफान जी आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी पैनल पर और भी लोग हैं ना, उन्हें भी टाइम देना पड़ेगा। तो दानिश जी से जो लगातार आप लोग सवाल कर रहे हैं उसी का जवाब ले रही हूँ मैं उनसे, एक बार उन्हें बोल लेने दीजिए। मुसलमानों का नाम लेना गुनाह है, इकबाल जी नहीं, मुसलमान को जमात बनाने के लिए गुनाह नहीं है, मुसलमान को जमात बनाने के लिए गुनाह नहीं है। संजय जी, इरफान जी, आप दोनों को वक्त दिया था बोलने के लिए, अब और भी लोग हैं, उनके पास भी तो जाएंगे ना। संजय जी, इरफान जी, जो आप लोगों ने सवाल करे हैं, जो आरोप लगाए, किससे जवाब लूंगी मैं? दानिश जी से लूंगी ना, वही बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर। तो एटलीस्ट जो आपकी ओर से बातें कही गई है उसका जवाब तो ले लेते हैं। मैं दूंगी आपको वक्त, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। मुसलमानों की बात कर लिया तो हमने गुनाह कर दिया, आप चुप रहेंगे नहीं, बात तो ठीक है दानिश जी, मुसलमान को जमात बनाने के लिए आदरणीय मुरली मोहन जोशी जी को, उसको दिक्कत नहीं है। मुरली मोहन जोशी जी को जमात का नाम क्या है बताइए? अशोक शर्मा को जमात का नाम क्या है बताइए? देखिए नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप सारे लोग अगर इस तरीके से बोलने लग जाएंगे तो ना तो मुझे समझ आ पाएगा कि आप में से कौन बोल रहे हैं, और जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, जैसे कि इरफान जी कह रहे थे, लाखों लोग अगर आपको देख रहे हैं तो खुद नहीं समझ पाएंगे, वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाकई कौन बात कर रहा है और क्या मुद्दे रख रहा है यहाँ पर। तो एक एक करके बात करिएगा आप, ठीक है दानिश जी? मुझे पहले बात पूछी, देखिए मैंने कहा कि मुसलमानों की बात कीजिए, लेकिन मुसलमानों को वोट बैंक समझ के बात ना कीजिए। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। फिर देखिए इरफान जी, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। प्रीति देखिए, बंगाल के अंदर आज मुसलमान जो है ट्रायंगल लव में फंस चुका है। एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ एएमआईएम है। टीएमसी कहती है कि देख मैंने मौलवियों को जो है भत्ता दिया, मेरा भत्ता दिलवाना देख। कांग्रेस कहती है देख मैं तो तेरा आशिक पुराना हूँ। इधर से एएमआईएम कहते हैं कि मेरा तो घर और खानदान घराना एक ही है। अरे भैया आप कब तक वोट बैंक समझते रहिएगा? आज का मुसलमान जो है वो सब समझता है। आप मुसलमानों को वोट बैंक समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी आपत्ति ये है कि आप उसको वोट बैंक मत समझिए, अपना पॉकेट मत समझिए। उसके विवेक आप मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पे फंसा रहे हैं तो सही है, आप मुसलमानों की घर वापसी करा रहे हैं तो सही है। मतलब अगर हमने मुसलमान की आवाज उठा दी तो आपको बहुत तकलीफ हो गई। तकलीफ नहीं हो रही सर, मुसलमानों को 70 साल में ठगा आप लोगों ने, आप भी उसमें शामिल हैं।
आप भी शामिल हैं मुसलमानों से बच्चे आज उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर मुसलमान जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ हुकूक के साथ तलफी की है और वही हो रहा है हमारे साथ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दानिश जी और इरफान जी, आप बेशक यहाँ पर कितना ही एक दूसरे पर आरोप लगा ले, लेकिन उसके बाद भी इरफान जी जैसे ये डिबेट खत्म होगी, तमाम लोगों ने जो ये डिबेट देख रहे हैं वो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रही है। देखिए मैं बता दूं प्रीति जी, ये लोगों के कहने और अब ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो चुकी। अच्छा। बताया ना मैंने शुरू में ही, हम चुनाव लड़ेंगे, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है चुनाव लड़ना और अपने उन नुमाइंदों को उस ऐवान में भेजना जो जा करके गरीबों के आंसुओं की तर्जुमानी करें, जो जा करके दलितों के आंसुओं की तर्जुमानी करें, जो जा करके ओबीसी के आंसुओं की तर्जुमानी करें। ये नहीं कि हम दलितों की वोट ले लें, मुसलमानों की वोट ले लें, ओबीसी की वोट ले लें और जा करके कांग्रेस के गीत गाएं और नरेंद्र मोदी के गीत गाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। एमआईएम के जितने रुकने पार्लियामेंट है, असेंबली है, वो देखिए जाकर के अपने क्षेत्रों में किस तरीके से विकास के एजेंडे को गति दे रहे हैं। आप हैदराबाद देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप जो है महाराष्ट्र देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल साफ दिखाई देगा। हम किसके आंसुओं की तर्जुमानी उस ऐवान में कर रहे हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो हमारा ईश्वर भी जानता है और यहाँ की जनता संजय सरकार जो पढ़ी लिखी जनता है। बिल्कुल ठीक है इरफान जी। संजय सरकार जी, क्या लगता है आपको, वाकई जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है आपको वाकई कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये चुनाव उनके लिए और साथ ही आपके लिए क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है? देखिए, मैं पहले दानिश भाई को एक सवाल का जवाब देके इसका जवाब हम 2 मिनट 30 सेकंड में खत्म कर देंगे। अच्छा, मुरली मोहन जी से जोशी जी को जो बेटी को साथ शादी हुआ, मुसलमान को साथ शादी हुआ, सानाज जी के साथ में, अशरफ सिंघल जी को जो बेटी के साथ मुख्तार अकबर नकवी सिंह के जब बात, वो मुसलमान के लिए गलत नहीं है दानिश जी। और दूसरे नंबर जो बात बोला, 1 रुपये का चटनी खरीदने के लिए ट्रॉली बैग का जरूरत नहीं पड़ता है। इलेक्शन में हम लोग मीम जो है हम लोग समझ लिया, इतना मैं बोल दिया, समझदार के लिए सारा ही काफी। ठीक है। और उर्मिला मातोंडकर का किससे शादी हुआ है? मुसलमान के साथ शादी। उर्मिला मातोंडकर कौन है? ठीक है, हो गया संजय जी जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, दानिश जी ने सुन लिया। 1 रुपया का चटनी खरीदने के लिए ट्रॉली बैग संजय जी, मैंने आपसे कहा ना, आप एक ही बात को 10 बार रिपीट करेंगे तब भी उसका वही सेंस निकलेगा, तब भी उसका वही आशय है। वो आपको आपकी हैसियत दिखाएगी वहां पे। आपका जो गुरूर करता है बोल रहा है ना, इसको एमआईएम चकना चूर करेगी। यही गुरूर को बोल रहा था। संजय जी, लगता है आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि मैं आपसे 3-4 बार सवाल कर चुकी हूँ। उस सवाल को ना सुन के आप एक बार पकड़ के बैठे, बस बार वही दोहरा रहे। मैं आपसे कह रही हूँ कि कितना आपको लगता है कितना कुछ भी चुनौती नहीं है मेरे पास में, कुछ भी चुनौती नहीं है हम लोग को। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है दोबारा आपकी सरकार बनने वाली है? रखा नहीं पा रहे हैं, उसके बाद कह रहे चुनौती नहीं है। अपना घर पहले रखाइए। 20-22 लोग भाग चुके हैं बीजेपी में, उसके बाद कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं है। वाह भाई, तो इन्होंने तो कह दिया ना इरफान जी, ममता बनर्जी ने तो साफ बोल दिया कि वो लोग भ्रष्ट थे। उन्होंने कह दिया सारे भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्ट लोग तो और भी चले जाए, ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो साफ बोल दिया तब तक स्वच्छ है और बीजेपी के साथ गए तो भ्रष्ट। वाह भाई, अजीब विडम्बना है इस देश की राजनीति। हम चोर नहीं बोला है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक वाहिद लीडर है, एक इकलौता लीडर है बैरिस्टर। ठीक है जिसके ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार का दाग है, ना कोई। चलिए ठीक है, दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी, इतना वक्त नहीं, आखिरी कमेंट दीजिए आप। समझ रहे हैं? अब देश की जनता को प्रीति जी वो लीडर नहीं चाहिए जो गंदे नाले की गैस से चाय बनवाता है। अब देश की जनता को वो लीडर चाहिए जो संविधानिक बिल्कुल चुनाव के बाद परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा जनता को कौन सा और किस तरीके से लीडर चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इरफान जी। दिलीप जी आखिरी कमेंट दीजिए। जी, जिस तरह से वारिस पठान जी ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वारिस पठान जी को ये भी समझना होगा, जिस तरह से हैदराबाद में उनकी खुद की पार्टी है और जिस तरह से दोनों भाइयों का ही दबदबा चलता है ना, उनके कोई कार्यकर्ता हो या फिर उनके एक कारपोरेटर भी कुछ काम करना है, उसका कारपोरेटर अगर गलत बात मत बोलिए। वारिस जी नहीं, गलत बात। वारिस जी गलत बात, आप गलत बात बोल रहे हो। गलत बात मैं बोलने नहीं दूंगा। पहली चीज तो आप अपने पहले आप मेरी बात पूरी सुनिए। हमारी पार्टी नेता बनाने आई है, नेता पैदा करने आई है।
देखिए आप दोनों पहले भाई का मेरी पार्टी है, बात प्राइवेट सुनिए। लिमिटेड पार्टी वो है। मुस्लिम समाज से दोनों नेता दोनों पैदा भाई करने का के पार्टी ठीक लिए है, ठीक है, उन्हें प्राइवेट बात पार्टी कंप्लीट है। करने दीजिए दिलीप जी को अब। और ठीक इस है, टाइम गुजरात में हमने हजारों की संख्या में नेता पैदा कर दिए हैं जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे ठीक इंशाअल्लाह है, ठीक है इरफान जी, चुनाव में पता चल जाएगा। इतना आपको परेशान होने के लिए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है ना, तमाम लोग आपको देख रहे हैं इरफान जी। चिल्ला तो इनका जवाब जी, देने आप के लिए मुझे ये बताइए, बिल्कुल हैदराबाद बिल्कुल में इरफान जी, कितने लोग वोट- देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो तय कर लेंगे। देखिए असासुद्दीन ओवैसी भाई की जो पार्टी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टी है। सर मेरे पास सोल इतना वक्त नहीं है, प्रोप्राइटरशिप वरना पार्टी संजय जी है। मैं आपकी भी बात सुनती। पहले मेरे दिलीप जी से जो सवाल किया वो कंप्लीट होने दीजिए आप। इरफान जी आपकी बात हो गई? जी जी बोले बोले दिलीप जी, बात सही बोले, मैं सुनूंगा। हाँ, मैं देखिए, मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मुझे पूरी खबर रहती है, हैदराबाद गोल्ड सिटी की पूरे चप्पा चप्पा जानता हूँ। तो मेरा एक सवाल है, जब हैदराबाद में अगर आपकी इतने सालों से 25 साल से ओवैसी के पिताजी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, उसके बाद ओवैसी अभी 5 बार लगातार जीते, तो हैदराबाद ओल्ड सिटी में अभी तक क्यों नहीं ओल्ड सिटी को एक डेवलपमेंट के रूप में बताया जा रहा है? हैदराबाद में आज भी कोई विकास नहीं है। आप विकास की बात करते हैं, दूसरे क्षेत्रों में जाके चुनाव लड़ते हैं, आप कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में आप ठीक है, ठीक है, बिहार में इतना आप जीते हैं। ठीक है दिलीप जी, वैसे इतना वक्त नहीं था, लेकिन आपकी ओर से सवाल किया गया है, तो इरफान जी जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए। बिल्कुल जी बताएं प्रीति जी क्या कह रही हैं? जी, उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके से लगातार ओवैसी 5 बार एक जगह से सांसद चुन के आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद का विकास होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और आप दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, शायद यही सवाल था दिलीप जी। चैनल पे बैठ करके इल्जाम लगा देना बहुत आसान तरीका है, समझ रहे हैं? मैं प्रीति जी आपको भी निमंत्रण देता हूँ और ये दिलीप जी को भी निमंत्रण देता हूँ, मेरे साथ चलिए और हैदराबाद का डेवलपमेंट अपनी आंखों से देखिए कि हैदराबाद में आज भी वो ऐसी तो आपका मतलब है दिलीप जी जहाँ रहते हैं वहां पर उन्हें दिखाई नहीं देता डेवलपमेंट? 6 महीने तक इलाज करा सकता है। जो ऑपरेशन 90,000 का होता है वो ऑपरेशन ओवैसी हॉस्पिटल में 20,000 का होता है। जो ब्लड रिपोर्ट 400 में आती है वो ओवैसी हॉस्पिटल में 20 रुपए में ब्लड रिपोर्ट। बिल्कुल इरफान जी, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात से कोई प्रीति जी क्या हैदराबाद में कोई मॉब लिंचिंग हुई किसी की? कोई दलित मारा गया? कोई मुस्लिम मारा गया? क्योंकि वहां पे लीडरशिप ऐसी है कि वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दलित ओबीसी या मुस्लिम को प्रताड़ित करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिलीप जी बोलिए, आप जल्दी बोलिए, कुछ कह रहे थे। पठान जी, ये तो 2014 के बाद से जब तेलंगाना सेपरेट हुआ उसके बाद से ही केसीआर ने सख्त कार्रवाई हैदराबाद में की गई, इसलिए हैदराबाद में आज एक शांति का रूप में है। ये लगातार चंद्रबाबू नायडू के हयाम से ही ओल्ड सिटी में एक दबदबा रखा हुआ है, और जिस तरह से तेलंगाना सेपरेट होने के बाद देखिए आप आपकी बातों को यही मैं जवाब दे देता हूँ आपको। एक तो आप एक एक करके बात करिएगा, और दूसरा सवाल इतना बड़ा मत करिएगा, सामने वाला जवाब देते देते भूल जाए। ठीक है इरफान जी, क्या कह रहे थे आप? के लिए हैदराबाद, और उन्होंने मन से क्या बोला था? उन्होंने मन से बोला था कि कार जरूर केसीआर की है लेकिन स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में। आप इस चीज को नहीं समझ पाए। एक देश का प्रधानमंत्री ये बयान देता है मंच से, जिसका प्रूफ मौजूद है, और आप कहते हैं कि केसीआर ने ये एक्शन लिया। केसीआर के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने मन से बोल दिया था कि केसीआर क्या है और केसीआर की सरकार किसके भरोसे वहां चलती है। वहां फैसले वैसी बंधु लेते हैं और वही फैसले लेते हैं जो जनता के हितकर होते हैं, जो जनता के हित में होते हैं, जो जनता के फेवर में होते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। संजय सरकार जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं देखिए वक्त कम है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी ये सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टी है, इसके अलावा पार्टी कुछ है ही नहीं है। अच्छा हिंदुस्तान में कहीं कहीं से दिखाई देंगे, दिखने का जगह ही नहीं है। नाम जपते हैं सब, तोते में लोग नाम जपते हैं। सेकुलर पार्टियों की नींद हराम हो चुकी है। पार्टी है, ये दोनों को अलावा तो पार्टी में कोई नहीं है, दोनों ही जो भी कुछ है। इरफान जी, संजय जी की बात सुन लीजिए, मैं आपको वक्त दूंगी, वक्त नहीं है पर फिर भी मैं आपको वक्त दूंगी। बिल्कुल, एक बार उनकी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। जी संजय जी, देखिए वो पहले हैदराबाद संभाल ले, बाद में बंगाल संभालेंगे। बंगाल बहुत बड़ा जगह है, 18 करोड़ का आबादी है। वो हैदराबाद, पूरा हैदराबाद तेलंगाना संभाल नहीं पाता है तो यह कैसे संभालेंगे? उसको पहले हैदराबाद संभालने के लिए बोलिए। अच्छा ठीक है इरफान जी, सीधी सीधी बात कहिए, पहले हैदराबाद संभाल लीजिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल आइए।
बंगाल की जनता इसका जवाब इनको बहुत जल्दी देगी। चुनाव बहुत करीब है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जवाब पाएंगे। यही चीज तेजस्वी यादव ने भी बोला था, जो आज ये बोल रहे हैं, यही चीज तेजस्वी यादव ने भी बोला था, उनको जवाब वहां की जनता ने दे दिया। अब इनको भी बंगाल की जनता इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जवाब दे देगी। ठीक है। प्रीति देखिए, हेलो जी दानिश जी, आप बात कर रहे हैं। प्रीति देखिए, बंगाल के चुनाव के संबंध में हम बात कर रहे हैं तो हम वहीं तक सीमित हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ पे एजेंट नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रमुख पन्ना 1 साल पहले तैयार हो चुका होता है। हर पन्ने का एक प्रमुख अरे होता है। भाई 78,903 बूथ में आप एजेंट दे नहीं पाएंगे तो आप जीतना तो बहुत दूर के बाद बोलते हैं, आप एजेंट दे नहीं पाएंगे। संजय जी, आपको वक्त दिया था ना, अब जरा दानिश जी की बात सुन लेते हैं। वो काफी देर से आप लोगों की शांति से बातें सुन रहे थे, अब एक उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आ जाएंगे आपके पास। डिबेट का लेवल है क्या? आपको मैं सुन रहा हूँ आधे घंटे से पेशेंट के साथ, और आप लोग बोलने लगते हैं बीच में। ठीक है दानिश जी, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, मैंने कह दिया उन्हें, आप अपनी बात। जहां पर आप आपको एजेंट बैठा नहीं पाएंगे तो आप कैसे चुनाव जीतेंगे? संजय जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक ही बात को आप 3 बार डिबेट में कहेंगे, 10 बार कहेंगे, उसका मतलब तो वही है, वही मतलब है ना। तो आपने जो सवाल आप 10 बार पूछेंगे, 1 बार पूछेंगे, उसका जवाब तो लेना पड़ेगा ना एक बार। तो बोलने दीजिए दानिश जी को आप। जी दानिश जी, एक बात तो मैंने साफ कह दिया कि 1 साल पहले हमारे पास प्रमुख पन्ना तैयार है, हमारे पास कार्यकर्ता फौज है, हमारे पास 40% वोट है, हमारे पास 18 से ज्यादा 18 सांसद। इरफान जी बस 1 मिनट और रुक जाइए आप। और जनता का मूड साफ तय है, जनता का मूड साफ दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो लव जिहाद के विषय पे बार बार ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद पे क्यों कानून बना है? लव जिहाद ये है कि अगर आप धोखा दे करके, अगर किसी को लव कर करके आप शादी करते हैं और उसको मर्डर करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ये कानून होना चाहिए, किसी भी धर्म के खिलाफ होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? अगर आप एक चीज जान लीजिए, जिहाद जैसे मुकद्दस नाम को लव के साथ शामिल। बिल्कुल दानिश जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम पार्टी के नेता यहां पर जुड़े हुए थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हमेशा जब भी चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगता है और उसके बाद में कोई एक पार्टी जीत जाती है। सोचने वाली और देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में भी और राज्यों की तरह ही चुनाव यहां पर देखने को मिलेंगे, या वाकई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या तमाम दूसरी पार्टियां जो इस बात का दावा कर रही है कि आरोप प्रत्यारोप पर यह चुनाव ना होके मुद्दों पर चुनाव होंगे, लोगों की बात सुनी जाएगी और उसी को लेकर इस बार अगली सरकार बनती हुई नजर आएगी। ये तो देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।